नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। झारखंड के भाषा, संस्कृति और जन आंदोलनों पर जनज्वार लगातार आपको परिचित कराता रहता है। आज हमारी बातचीत झारखंड के साहित्यकार, लेखक, उपन्यासकार विनोद कुमार से होने जा रही है। उन्होंने 3 दशक पहले एक किताब लिखी, एक उपन्यास लिखा जिसका नाम समर शेष है। वह किताब शिबू सोरेन, ए राय और विनोद बिहारी महतो पर केंद्रित है। उस किताब का कथानक यानी कथा का जो विषय है उपन्यास का, वह बड़ा रोचक है और जरूरी भी। उसी पर बातचीत करने के लिए हमने आज विनोद कुमार जी को आमंत्रित किया है कि इस राजनीतिक इतिहास से आपको परिचित कराना जरूरी है कि हम जिस पर बार बार बात करते हैं, झारखंडी भाषा, संस्कृति, आंदोलन, आखिर उसकी जमीन कहां से शुरू हुई, उन संघर्षों के इतिहास का मोड़ कहां से आया और इस उपन्यास का रिश्ता आज जेएमएम से किस तरह से जाकर जुड़ता है और वहां के आंदोलनों से कैसे जुड़ता है। विनोद जी, आपका जनज्वार में स्वागत है। और समर शेष है उपन्यास का जो विषय है, वह मैंने नहीं खोला। मैं चाहता था आप ही बताएं कि वह कहानी क्या है और कैसे शिबू सोरेन को आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता इस देश में बना डालता है। समर शेष है उपन्यास शिबू सोरेन, कामरेड ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो, इन तीनों के नेतृत्व में 70 के दशक में एक बहुत बड़ा आंदोलन झारखंड में हुआ था। उस समय एकीकृत बिहार में ही था, मतलब झारखंड। और वो आंदोलन उस समय हुआ था महाजनी शोषण के खिलाफ। और उसके केंद्रीय भूमिका में काम ये शिबू सोरेन ही थे। इसी आंदोलन ने उनको महानायक की छवि दी है। दिसोम गुरु जो कहे जाते हैं शिबू सोरेन, उसी की बदौलत। और उसी की बदौलत क्योंकि उसी आंदोलन के कोख से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म भी हुआ था। तो वो संघर्ष के बीच में जो जन्म हुआ, और वही झारखंड मुक्ति मोर्चा आज एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बनकर उभरी है, जो झारखंड में तो सत्ता पर काबिज है ही, वो पूरे देश में आदिवासी आंदोलनों के प्रतिनिधि के रूप में हेमंत सोरेन सामने आए हैं। और वो संघीय राजनीति को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत वही महाजनी आंदोलन है, कटनी आंदोलन है, महाजनी शोषण के खिलाफ। आप पूछेंगे महाजनी शोषण क्या होता है? तो यहाँ के लोगों के लिए, सबों के लिए, जी। जो जानते हैं, आदिवासी समाज को जानते हैं और यहाँ के शोषण और उत्पीड़न के इतिहास को जानते हैं, उनके लिए ये बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन जो बहिरागत बाहर के लोग हैं, बाहर की दुनिया, इसको ठीक से समझ नहीं। हालांकि महाजनी का तो अर्थ जिसका बिल्कुल। विकसित हो, आप कह सकते हैं कारपोरेट। हम्म। जो पुराने जमाने में, सामंती युग में, जो महाजन माने गांव के छोटे छोटे जो पूंजीपति थे, जो जो सीधा तरीका ये था कि वो ब्याज पर आदिवासियों को देते थे खेती के लिए जमीन, बीहन। हम्म। और फसल कटने के बाद उतने ही कम अवधि में देवरा ब्याज पर वो उसका वसूली करते थे। और धीरे धीरे ये भी होता था कि कई बार सूद नहीं चुकाने की वजह से या मूल नहीं चुका पाने की वजह से वो जमीन पर कब्जा कर लेते थे। कब्जा इस रूप में करते थे क्योंकि ट्राइबल जमीन पर कोई बाहरी आदमी तो ले ही नहीं सकता, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है जी। या उस पर काबिज नहीं हो सकता है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, पेशा कानून है, यह बहुत तरह के। पेशा कानून तो उस समय नहीं बना था जब ये आंदोलन चला जी। था। लेकिन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, झारखंड का विशेष भूमि कानून तो था ही अंग्रेजों के जमाने से, जिसको सिद्धू कानून हूल के द्वारा और बिरसा मुंडा जी। उलगुलान के द्वारा जिस अधिकार को प्राप्त, विशेष अधिकार प्राप्त किए थे, वो अंग्रेजों ने वो बनाया था
कि इसकी जमीन को बाहर के लोग नहीं ले सके, तो इसलिए कानूनी रूप से कोई ये व्यापार नहीं होता था। लेकिन गांव के में घुस के बैठे हुए जो महाजन थे, छोटे छोटे पूंजीपति, जिसको आधुनिक रूप में आप कह सकते हैं, छोटा छोटा दुकान चलाने वाले और जो भी थे, तो वो लोग देते थे और ले लेते थे, और अपनी ही जमीन पर लोग व्यवहार करता था। शिबू सोरेन इस उसी के खिलाफ जी। धन कटनी आंदोलन शुरू किए थे, जिसका तरीका यही था कि ठीक है, धान लगाएंगे हम तुम्हारे यहाँ और उसको काटेंगे भी हम और अपने यहाँ ले जाएंगे खलिहान में। हम्म। और ये बड़े पैमाने पे हुआ। तो आज के लोग तो इसको नहीं जानते ठीक से, उस इतिहास को, लेकिन उस समय धर्मयुग हुआ, दिनमान जैसे पत्रिकाओं में उस धनकटनी आंदोलन का बहुत चर्चा हुआ था। उसको माना गया, उस संघर्ष को जोड़ा गया, जैसे जल जंगल जमीन की लड़ाई तो आदिवासियों की परम शुरुआत से चली आ रही है, अंग्रेजों के जमाने से, जिसमें सिद्धू कानू तो हुए, विनोद जी, मान चूंकि लीजिए। आपका उपन्यास इसी पर केंद्रित है, धनकटनी आंदोलन पर, तो धनकटनी आंदोलन का जो क्षेत्र था, जाहिर तौर पर छोटा नागपुर और कोयलांचल जिसको कहते हैं वो इलाका रहा होगा, क्योंकि एके राय, विनोद बिहारी महतो, ये सब उस क्षेत्र में थे। इसकी शुरुआत किस घटना से हुई, क्या इस बात का भी जिक्र है? क्योंकि शोषण तो चल ही रहा था, और यह भी लोग जानना चाहेंगे आपसे कि ये महाजन कहां से आए और किस वक्त में आए। एक छोटा दुकानदार पूरे इलाके की जमीनों पर काम करने वाले आदिवासियों को कैसे गुलाम बनाकर ये तिकड़म कहां से सीखा, ये बारीकियां भी जरूर आप बताइए। जी। जरूर जरूर। देखिए, इसको एक तारीख पक्का यदि कहें जो ऐतिहासिक है, जी। वो है शिबू सोरेन की पिता सोबरन मांझी की हत्या। वो शिबू सोरेन उस समय गोला प्रखंड जो है, जी। रामगढ़, जो अब तो शायद रामगढ़ है, रामगढ़ का गोला प्रखंड है, उसी में एक नेमड़ा गांव है, वहां इनका पैतृक घर है, जी। वहां रहते थे। और सोबरन मांझी पेशे से अपने जमाने के पढ़े लिखे एक व्यक्ति थे। अब पक्का हम नहीं जानते हैं ग्रेजुएट थे कि नहीं, लेकिन हाँ, पढ़े पढ़े लिखे लिखे थे, मास्टर थे शिबू सोरेन स्कूल के में, पिताजी सोबरेन मांझी। तो जी। बच्चों को पढ़ाते थे जी। और गांव में रहते थे। और वही शुरुआत होती है कि उनका गांव के महाजनों से संघर्ष होता है, और वो शराब के खिलाफ भी मुहिम चला रहे थे। तो जो महाजन थे वो जमीन तो लूट ही रहे थे, और लोगों को शराब, जैसे आदिवासी इलाकों में परंपरा से बहुत पुराने जमाने से जो उनका एक है, वो हड़िया, जी। धान से बना हुआ चावल का जो है पेय पदार्थ पीते हैं, देवताओं पर भी चढ़ाते हैं अपने। वो उनके हर पर्व त्योहार, और इसमें शादी ब्याह मरण जीवन सब में चलता है। तो वो तो था ही, लेकिन शराब पीने का, जी। माने महुआ से बना हुआ शराब बना के बेचने का काम महाजनों ने शुरू किया। महाजन कौन थे? एक एक मोटा मोटी मान के चला जाता है कि जब बंगाल में अकाल पड़ा तो वहां से लोग जो भागे उस इलाके में, तो वो आसपास के इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में भी घूमे। जी। शुरुआती दौर में वो अपने सर पर हम्म। एक बड़ा सा टोकरी में रख कर उसमें चना चबेना, कुछ लेमन जूस या इस तरह का चीज, थोड़ा बहुत सा चीज लेके गांव में फेरी लगाते थे, जी। और गांव वालों से उसके बदले में अनाज वो लेते। चीज वनोत्पाद वसूल लेते थे। पैसा जी। उस जमाने में हम्म। न प्रचलन था, न उतना ठीक बात। गांव वालों के पास रहता था। जी। लेकिन तरीका ये था कि जैसे मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण था, जो शुरुआत हुआ, उनकी पूंजी बनी बाहर से आए हुए लोग, उसमें मंडल और सूरी समाज के लोग ज्यादा थे, सीधा सीधे कहा जाए तो, यानी बनिया समुदाय के लोग, जो राजस्थान से भी आए थे, केवल बंगाल से ही आए हो ऐसा नहीं हो। हम्म। तो वो लोग जो आते थे और फेरी लगा के पहले बेचा करते थे जी। सामान। लेकिन मान लीजिए एक एक पैकेट वो दिए चना, हम्म। चना दिए, तो उसके बदले एक
पैकेट चाहे उतना ही मात्रा में वो लाह वसूल लेते थे, लाह वसूलते थे। और लाह का उस जमाने में बहुत डिमांड था, बिल्कुल। उससे रिकॉर्ड बनता था, याद होगा आपको, बड़ा बड़ा चूड़ियां भी जो बनती है बड़ी सुंदर। म्यूजिकल वाला होता है, बिल्कुल। लाह का सील बनता है, हम्म। सील लगाने के काम बिल्कुल। में आता है, मुहर के। हम्म। और बहुत और भी बहुत तरह के लाह की चूड़ियां बनती हैं। तो लाह एक बहुत बड़ा उस समय था। अब तो बहुत तरह का परिवर्तन हो गया, लाह उतना उपयोगी नहीं रहा उस हिसाब से, लेकिन उस जमाने में उसका बहुत डिमांड था। और वो बहुत, उसका बहुत बड़ा केंद्र झालीदा बना, झालदा बंगाल से सटा हुआ है, जी। नेमड़ा से सटा हुआ इलाका। हम्म। चाहे बोकारो स्टील प्लांट जहाँ है, वहाँ चास उसका एक केंद्र बना। तो शिबू सोरेन का घर जो था नेमरा में था, रामगढ़ जो अभी हजारीबाग जिला था, पहले अब रामगढ़ भी है, और उसके बाद गोला प्रखंड में है, जी। तो वही था। तो इनके पिताजी महाजनों के खिलाफ लड़ना शुरू किए, विरोध करना शुरू किए। एकदम नितांत कहाँ उपन्यास में तो पात्र भी है कि किससे लड़ाई हुआ, जी। लेकिन अंततोगत हुआ ये कि वही जो एक बिष्टू साव करके एक पात्र है, जी। इस वो पात्र नहीं है, इस उपन्यास की खूबी कहिए या हम हम्म। अपने तरफ से क्या कहें, इसमें जी। सारे पात्र ज्यादातर जीवंत वास्तविक नाम के वास्तविक साथ, चरित्र है, बिल्कुल। वास्तविक चरित्र, हम नाम भी दे दिए हैं उनका। वाह। जो काल्पनिक चरित्र है जिसको हमको जोड़ने के लिए बिल्कुल। बनाया गया, जहाँ जरूरत हुआ तो कुछ पात्रों का सृजन किए, लेकिन ज्यादातर वास्तविक। ए.के. राय वास्तविक है, विनोद बिहारी महतो वास्तविक है, शिबू सोरेन वास्तविक है, सोबरन मांझी वास्तविक हैं। और जो काल्पनिक पात्र हैं वो भी मेरे देखे जाने पहचाने, जो, क्योंकि ये घटना मान लीजिए, ये सोबरन के अंत में हत्या होती है, वो एक ऐतिहासिक तथ्य जिसको अभी भी आप जाइएगा गोला प्रखंड में तो वहां लिखा हुआ है, जिसको हम आपको कहिए तो उपन्यास से पढ़ के 4 लाइन सुना दे जी देते जी हैं। बिल्कुल। रामगढ़ बोकारो मुख्य सड़क पर है गोला, गोला से एक सड़क अब नेवड़ा तक जाती है, यानी शिबूसन के गांव। आधी दूरी तक सड़क पक्की, फिर कच्ची, छिटपुट कई गांव, एक पुराना रेलवे स्टेशन, बरलग्गा भी। उसके बाद है हेडबरगा। उस गांव के सामने आसमान छूता चंडू पहाड़, पहाड़ की तराई में उस बियाबान सन्नाटे में सीमेंट का एक चबूतरा बना है, जी। सीमेंट की ही एक तख्ती जिस पर दर्ज है झारखंड क्रांति स्थल, सांसद शिबू सोरेन के शहीद पिता स्वर्गीय सोरन मांझी की पुण्य स्मृति में निर्मित, शहीदी तिथि 27 नवंबर 1997 ईस्वी। तो आप उपन्यास जो शुरू होता है, समझिए 97 की घटना है, तो उसके 5-7 वर्ष पहले से, उस पृष्ठभूमि से कि कैसे सोबरन मांझी का 97 गांव है कि 57 तो नहीं है। 1957, हाँ, अच्छा, 57 है, 57 है जी। हम्म। 57। हम्म। तो इसमें हुआ, अब हर साल अभी भी सारे लोग जाते हैं वहां, अपने पिता दादा हम्म। को हेमंत सोरेन देने गए थे, अभी हम्म। भी हर साल जाते हैं लोग हम्म। शहीदी स्थल। तो ये एक ठोस, मान लीजिए, बिंदु। तो वो दिन इससे था, वो वक्त था जब हत्या के बाद शिबू सोरेन ने एक नए आंदोलन की नहीं नहीं, शुरुआत। उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा। शिबू सोरेन उस समय मात्र 14 वर्ष के थे। अच्छा, मात्र 14। वो और उनके भाई राजा राम गोला में एक स्कूल था सरकारी, जी। उसमें पढ़ते थे हॉस्टल में। हम्म। शिबू सोरेन उन्हीं को सोबरन मांझी उन्हीं को खाना पहुंचाने जा रहे थे, रसद, हम्म। किसी के साथ। जी। और रास्ते में उनको महाजनों ने, चाहे उसके गुर्गों ने, उनकी हत्या कर दी। उसके बाद उस समय सोबरन मांझी का केबी साहब से रिश्ता थोड़ा बहुत था, कांग्रेसी दिमाग, माने हम्म। कांग्रेसी थे कि नहीं, लेकिन हम्म। केबी साहब से उनका परिचय था और रिश्ता था। जी। उसके बाद ये लोग, उस केस चला, और सोबरन की पत्नी सोनामणि अपने बेटों को लेके वो कोर्ट का चक्कर लगाया करती थी। शिबू सोरेन भी जाते थे और राजा राम भी। जी। और कोर्ट में धीरे धीरे अंत में जो फैसला हुआ, वहां से निराश होके ड्रामेटिक शब्दों में हम उसको यहाँ वर्णन किए, वो बोले कि अब मेरा बेटा ही इंसाफ करेगा, अपने बाप का बदला लेगा, या जो भी करेगा जो हम्म। उसके साथ अन्याय।
और उसके बाद उस समय शिबू सोरेन 14-15 वर्ष के थे। कुछ दिनों के बाद वो छिटपुट रूप से कुछ कम्युनिस्ट नेताओं, जो वास्तविक चरित्र है, मंजूर हसन एक बहुत बिल्कुल। नामी थे, हम्म। जी उनकी भी हत्या हो गई थी पटना विधायक क्लब के सामने। जी। मंजूर हसन चाहे झालरा के और लोगों के संपर्क में आके प्रारंभिक दीक्षा आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट लोगों के साथ हुई उनकी, लेकिन फिर उन्होंने अपना अलग तरीका, और वही वो दौर था जब बोकारो स्टील कारखाना में का निर्माण शुरू हुआ था। तो नेमरा के बगल में ही, गोला से बगल में ही है वो बोकारो। तो वहाँ इन्होंने विस्थापितों के आंदोलन का भी बहुत कुछ किया, लेकिन वो सके नहीं। तो वो विनोद बिहारी महतो के संपर्क में वहीं आए। विनोद बिहारी महतो सीपीएम में थे, इसके साथ बहुत अच्छे वकील थे, अब बोकारो स्टील के विस्थापितों का लड़ाई लड़ते थे। बहुत इत्तेफाक से शिबू सोरेन से उनकी मुलाकात हुई। जी। वो एक कचहरी में उनको शिबू सोरेन के दोस्त के साथ वहां गए, और विनोद बाबू चाहते थे कि एक ऐसा आदमी हो जो गवाही ववाही देने में मजबूती से टिका रहे। तो उनके लिए शिबू सोरेन को ले जाया गया। शिबू सोरेन को देख के दंग रह गया। शिबू सोरेन लंबा आदमी, एकदम अजान भाव, अच्छा व्यक्तित्व वाला, उनका नाम भी हो चुका था उस समय तक आदिवासियों के नेता के रूप में। आदिवासी समाज या कुछ ऐसा करके उस चलाने लगे थे, और धनकटनी आंदोलन का शुरुआत हो गया था। तब एक विनोद बिहारी बाबू कहे कि आप मेरे साथ रहिए, आइए हम और बेहतर ढंग से कैसे काम करेंगे। तो उनको धनबाद ले गए, और धनबाद ले जाके शुरुआत दौर में एक जीप इन लोग को दे दिए थे। शक्ति महतो और विनोद बिहारी और शिबू सोरेन ये सब एक साथ रहते थे। और उसके बाद विनोद बाबू ने ही उनको टुंडी भेज दिया, जो आदिवासी बहुल इलाका था, धनबाद का एक प्रखंड। और वहाँ शिबू सोरेन का असली गुरुजी जो बनते हैं, वहाँ उन्होंने एक पोखरिया आश्रम बनाया, जिसका नाम है विख्यात है, पोखरिया आश्रम। और वहाँ वो रहते थे, और सब तरह का प्रयोग भी हुआ, रात्रि पाठशाला से लेकर धनकटनी आंदोलन बड़ा पैमाने पर। दूसरा चीज ये हुआ कि एके राय और भी विनोद बाबू के संपर्क में थे, और वो माफियागिरी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, पॉलिटिकली भी और ऐसे भी। लेकिन वो लोग सकते नहीं थे। लेकिन जब ये तीनों मिल जाते हैं, तीन सामाजिक शक्तियां थी एक तरह से कहिए। बिल्कुल। सदान, जिसके नेता विनोद बाबू थे, एक आदिवासी जिसके नेता शिबू सोरेन थे उभरे, और एके राय जो इंडस्ट्रियल मजदूरों के सबसे बड़े नेता उस समय तक स्थापित हो चुके थे। ये तीनों सामाजिक शक्तियां जब एक होती हैं, तब एक बड़ा आंदोलन शुरू होता है, जो धनकटनी आंदोलन का विस्तार होता है। और साथ साथ ही सूरजदेव सिंह जैसे माफिया से वो लोग लोहा लेते हैं, शहर धनबाद कोयलांचल में भी। ये है वो इतिहास का। जी और बिल्कुल। उसी क्रम में 72 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है। गठन होता है। लेकिन धनकटनी आंदोलन के गर्भ से जेएमएम निकलता है, तो थोड़ा और विस्तार से हम बात करें। धनकटनी आंदोलन का क्षेत्र कहाँ फैला, कैसे लोगों को जोड़ा गया, इसका विरोध कैसे शुरू हुआ, वो सारा स्वरूप क्या था? विरोध कहीं नहीं, विरोध करने वाली कोई ताकत थी नहीं। वो उसको समझिए ऐसे, ये सारा चीज तो भय और आतंक और कानून का भय, पुलिसिया भय, और महाजन का भय। आदिवासी समाज से घबराता है। और साथ ही साथ आदिवासी समाज में ये भी एक नैतिकता का बोध होता है कि जैसे हम कर्ज दे दिए तो हमको चुकाना है, इस तरह का साइकोलॉजी भी इनके कारण। इससे तो अच्छा जो किस्सा था, क्योंकि जमीन कोई बाहर का आदमी ले नहीं सकता था। बस उस आंदोलन को तेज करने की जरूरत था, उस भय को निकालने की जरूरत था कि नहीं, जिस जमीन को महाजन कह रहा है कि तुम्हारा मेरा है, वो तुम्हारा है, और तुम यदि उसमें धान लगाओगे तो तुम काटोगे भी। बस उस शुरू हो गया धनकटनी आंदोलन। कहीं कहीं वो शुरू होता है नेमरा से,
यानी रामगढ़ के हजारीबाग उस समय था। हम्म, अब तो हजारीबाग कमिश्नरी है ना शायद। जी। हजारीबाग, हम्म, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और धनबाद तक फैलता है। उसके साथ गिरिडीह, कोयलांचल में ये अंतर है। क्योंकि झारखंड में आंदोलन जो शुरू हुआ था, अलग राज्य का आंदोलन, या शिबू सोरेन के पहले सबसे बड़े नेता जयपाल सिंह मुंडा थे, जी। या एनी होड़ो हुए, चाहे हम्म, और जो लोग, चाहे कार्तिक उड़ाव हुए, ये सब वो कोयलांचल क्षेत्र बने, उत्तरी छोटा नागपुर के नहीं थे। वो जी, रांची के आसपास का इलाका था, मुंडा क्षेत्र था, जी, उड़ाव क्षेत्र था। बिल्कुल। और वो लोग एक एलिट क्लास भी था, पढ़ा हम्म, लिखा, इस तरह का। ये जो नया जो आंदोलन निकला, जी, ये तो एकदम जमीनी संघर्ष वाला आंदोलन था। हम्म, और उसमें खास पढ़े लिखे लोग नहीं थे। सोरेन मांझी पढ़े लिखे थे, हम्म, ए के राय मैट्रिक पास हुए जी, होंगे, क्योंकि वहां पढ़ रहे थे। तभी उनके पिता की हत्या हो गई। उसके बाद वो गांव गांव घूम के, और इसमें वो धनकतनी आंदोलन शुरू हुआ। जी, जो ज्यादा मजबूत हुआ कोयलांचल में जाने के बाद, ए के राय वगैरह के मिलने के बाद, टुंडी में जब पोखरिया आश्रम बन गया। जी, तो पोखरिया आश्रम, और इतना वो उनका आतंक भी था इस आंदोलन का, कि कोई विरोध नहीं होता था। हाँ, केस सब जगह हुआ। जी, एक शिबू सोरेन को शूट एंड साइट का भी हो गया कि मार हम्म, देना है देखते ही, इस तरह का था उस समय। तो ये कब हुआ उसी दौरान सोरेन पर? शिबू सोरेन जिन्हें ढिसोम गुरु कहा जाता है, उन पर शूट एंड साइट का कब, किस मामले शूट में एंड हुआ? साइट का मतलब यही, इमरजेंसी भी तो था ही, हम्म, इमरजेंसी भी आ गया 74 में। अच्छा, अच्छा, तो होता। हुआ कि इनको पकड़ लेना है, हम्म, या ये मारे जाएंगे, ये जी, हो गया। इसी बात को लेके एक उस समय के भी सक्सेना, एक बहुत आईएएस अफसर, बहुत ईमानदार हम्म, माने जाते थे। जी, वो अभी भी जीवित है, दिल्ली में हम उनसे मिले भी थे। जी, तो केवी सक्सेना गए थे गुरु जी से मिलने, हम्म, वहाँ पोखरिया आश्रम, हम्म, वहाँ। क्योंकि उनको कहा गया था कि वो तो आतंकवादी है, जी, कानून नहीं मानता है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह की छवि। गढ़ी गई जब थी। जब केवी सक्सेना वहां पहुंचे, तो वहां तो देखे कि अलग तरह का दुनिया है। हम्म, दंडकटनी हो रहा है, ठीक है, रात्रि पाठशालाएं चल रही हैं, खेती को लेकर तरह तरह का प्रयोग हो रहा है कि धान भी लगाएंगे और गेहूं भी लगाएंगे, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि गुरु जी कहना शुरू किए केवी सक्सेना, हम्म, केवी सक्सेना वहां से लौट के। जी, और उस समय जगन्नाथ मिश्रा थे। तो इंदिरा मुख्यमंत्री। गांधी चाहती इंदिरा हम्म, गांधी चाहती थी इमरजेंसी में के बाद चुनाव कराएंगे, तो वो चाहते थे कि आदिवासी जो आंदोलन, चाहे जो भी है, वो हम लोग, हम वरद हंस मेरा, मेरे साथ मिल के वो लोग रहें, हम्म, हमारे राजनीति के साथ मिल के काम करें। तो केवी सक्सेना को जगन्नाथ मिश्रा वगैरह जो मुख्यमंत्री थे बिहार में, वो हम्म, लोग भेजे ही थे इसलिए कि जाके आप देखिए कि कैसे वो शिबू सोरेन को हम्म, काबू में किया जाए। तब केवी सक्सेना ही उनको समझा है हम्म, कि देखिए गुरुजी, इमरजेंसी का जमाना है, आप पर हर थाने में केस है। तो एक बार पकड़ा जाइएगा तो हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाइएगा। इससे अच्छा आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम आपको वादा करते हैं कि जमीन कैंप लगा लगा के हर जगह महाजनों के चंगुल से जमीन को छुड़ाया निकल। जाएगा। और आपको और भी 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा था उस समय, तो उसके द्वारा आपको मदद किया जाएगा। बस आप प्रेरणा तब हुआ तब शिव शरण ही मान गए। शिव शरण सोचे होंगे जो भी हो, अंत में सरेंडर कर दिए हम्म, इमरजेंसी में, जी, सरेंडर कर गए और जेल में रहे। और इत्तेफाक कहिए ना, एक एक कहानी का सिरा मिलता है। हम्म, उस समय मेरे अपने आदमी एक और धनबाद जेल में बंद थे। जी, तो वो बता रहे हैं कैसे शिबू सोरेन को जेल से निकाल के फिर ले जाया गया वार्ता के लिए। हम्म, रात को एक
जीप फोर्स वहां पहुंची जी और उसके बाद वहां सायरन बजा और फिर शिबू सोरेन को निकाला गया जेल से और उनको एकदम स्कॉट के साथ पकड़ के ले जाया गया। और कहा जाता है, हम तो कहा जाता ही कहेंगे ना, जी लेकिन ये एक बोकारो में एक जगह गेस्ट हाउस में उनकी बातचीत जगन्नाथ मिश्रा से रह और गए। अन्य अफसर हुई के और उनको ये वादा किया गया कि आप पर तमाम मुकदमे वापस हो जाएंगे, हम्म, आप पर कोई, लेकिन आप खुली संसदीय राजनीति में आ जाइए, आप जी अब ये काम मत कीजिए इस तरह से। और हम लोग और आप संभव हो तो शायद ही प्रस्ताव रखा गया हो कि हम्म कांग्रेस में विलय कीजिए, हम्म लेकिन शिबू सोरेन नहीं माने उसके लिए, क्योंकि जयपाल सिंह का अनुभव सामने था जी कि किस तरह कांग्रेस में विलय किया गया और उनके साथ खत्म हो गया। गड़बड़ हुआ। बिल्कुल। तो उसके बाद उपन्यास वहीं खत्म होता है। शिबू सोरेन वहां से निकलते हैं और अपना एक गाड़ी प्रशासन की उनको पहुंचाने, जीप ड्राइवर हम्म लेके जाता है, नेमरा पहुंचता है और नेमरा के पास वहां पर एक नदी है बहती हुई। शिबू सोरेन बोलते हैं हमको यहीं छोड़ दो। वो आदमी सोचता है कि क्या करें। वो अंतिम पन्ना आपको हम पढ़ के सुना देते हैं जी कैसा है, तो इंटरेस्टिंग। हम्म शिबू कहाँ, बैठक समाप्त हो जाती है, फिर अनौपचारिक बातचीत होने लगती है। थोड़ी देर अलग अलग कमरों में वे विश्राम करते हैं। सुबह सुबह मंत्री जी पटना रवाना हो जाते हैं। सिन्हा शिबू से कहते हैं, सिन्हा माने मेरे केवी हम्म, सक्सेना ही है, जी तो आप दिल्ली में जाकर उनसे बिल्कुल। गुरुजी फिर मुलाकात होगी, जीप आप जहाँ कहें वहां आपको छोड़ देगी। शिबू कहाँ जाएंगे? हाँ, वे नेमरा जाना चाहते हैं, वापस अपने गांव। जीप उन्हें लिए भागी जा रही है। वही जाना पहचाना परिचित इलाका, बालीडीह, जैना मोड़, पेटरवार, गोला और फिर गांव की तरफ जाती पक्की सड़क। अभी अंधकार पूरी तरह छटा नहीं है, रास्ता वीरान है। हेडवर्गा में कोई हलचल नहीं, वह रहा वह स्थान जहां बाबू की हत्या हुई थी। भेड़ा नदी सूख चली है, जीप उस पर जा सकती है, उस पार जा सकती है, लेकिन शिबू गाड़ी रुकवा देते हैं। यहीं से लौट जाओ तुम। ड्राइवर आश्चर्य से उनकी तरफ देखता है, कौन है यह आदमी जिससे मिलने खुद मंत्री जी आए थे, उपायुक्त जिनके साथ लगे रहे? इस बीहर इलाके में रहता है यह आदमी। अदब से हाथ जोड़ के वो जीप वापस मुड़ता है, चला जाता है। शिबू भेड़ा नदी पार रुक कर हाथ पांव धोते हैं, चेहरे पर पानी की छींटे मारते हैं, खुली हवा में लंबी लंबी सांस भरते हैं और अपने गांव घर की तरफ बढ़ चलते हैं। गली के बाहर तालाब के बगल में एक चमचमाता ट्रैक्टर और एक नई जीप लगी हुई है। आश्चर्य से सोचते हैं, कहाँ से आई यह, किसकी है यह? अपने घर का दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुला ही है। आवाज सुन, सोना मनी लपकी आ रही है। शिबू प्रवेश करते हैं। यह ट्रैक्टर और जीप किसकी है माँ? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी है, सरकारी आदमी पहुंचा गए हैं, कह रहे थे अब लड़ाई खत्म। जी शिबू का गला भर आता है, हम्म आंखें पल भर के लिए डबडबा जाती हैं, चित्कार कर उठता है हृदय। नहीं माँ, नहीं, लड़ाई खत्म नहीं हुई, समर शेष है। जी शुक्रिया सर आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विनोद कुमार। वह उन्होंने समर से अपने उपन्यास के जरिए धनकटी आंदोलन और धनकटी आंदोलन के जरिए उसके गर्भ से निकले जेएमएम और ढिशोम गुरु यानी शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के जो संघर्ष की कथा थी वह आप सबसे सुनाई। हम आगे भी इन मसलों पर बातचीत करेंगे। भाषा संस्कृति कैसे झारखंड की मजबूती बनती है, इस पर बातचीत जारी रहेगी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।
जन ज्वार, जनता की मीडिया।